मैं सतीश चंद्रभास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RSSS सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में मैथ में संख्या पद्धति को पढ़ रहे थे। संख्या पद्धति के तहत हम लोगों ने संख्या किसे कहते हैं और संख्या के कितने प्रकार होते हैं उसको हम लोग सीख चुके हैं। आज हम संख्या और संख्या के प्रकार से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को हम देखते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है, इसका अर्थ है कि इसमें कोई ना कोई एक ऐसी संख्या है जो परमेय नहीं है और बाकी सब परिमेय है। तो पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि जो परिमेय संख्या होती है उसकी क्या परिभाषा है। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, यानी अंश और हर में लिख सकें, जहां पे जो q है उसकी वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी सकती। जब 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए अर्थात p/q के रूप में हो और q का मान 0 के बराबर न हो। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए लिखा गया है करणी में 4। करणी में 4 इसे हम बदलकर 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि वर्गमूल ले लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। और परिमेय संख्या की परिभाषा है कि p/q के रूप में लिख सकें, तो हाँ इसे हम 2/1 यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या q बराबर 0 नहीं है? तो हाँ यहाँ पे q बराबर 0 नहीं है, यहाँ पे 1 है, अर्थात यह परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। करणी में 3। अब देखिए कि जो करणी में 3 है इसकी क्या विशेषता है कि आखिर ये क्या है। तो हम लोग देखे थे कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती हैं और q बराबर 0 के नहीं होता है। और एक चीज और इसमें विशेषता होती है कि इनको हम जब दशमलव में बदलते हैं तो दशमलव में बदलने पर इनके आगे जो संख्या अंक आते हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति होती है या एक निश्चित अंत होता है। समझ सकते हैं कि दशमलव में बदलने पर अंकों की पुनरावृत्ति होगी या तो उनका एक निश्चित अंत होगा। तो करणी में जो 3 है इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.323250808 ऐसे आता जाएगा। यानी कि हम जब इसको करणी से बाहर निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी। और क्या यहाँ पे जो अंक आ रहे हैं उसकी पुनरावृत्ति है? तो इनमें अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होती है और इनका कोई निश्चित अंत भी नहीं होता है। इसलिए करणी में 3 जो है वह एक परिमेय संख्या नहीं है। वो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे कहा गया है कि कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। तो यह आपका आंसर सही हो गया कि यही परिमेय संख्या नहीं है। और देखते हैं कि जैसे 0, यहाँ हम देखें 0 को, तो 0 को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। q 0 नहीं है। ऋण 18/6 इसको और भी हम छोटा कर सकते हैं। ऋण को रखिए 3/18 यानी कि आपका हो गया ये 3/1। यह भी एक परिमेय संख्या है, यानी कि पहले का आंसर है बी, करणी में 3। आइए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे है दूसरा प्रश्न, कौन निम्न में से कौन अवास्तविक संख्या नहीं है। अवास्तविक संख्या नहीं है का अर्थ है कि इसमें से 3 ऐसी संख्या हैं जो कि अवास्तविक हैं और उसमें से एक ऐसी संख्या है जो अवास्तविक नहीं है, वो कोई और संख्या है, उसी को हमें खोजना है। तो अवास्तविक नहीं है तो इसका मतलब कि वह संख्या वास्तविक होगी। तो अवास्तविक संख्या की जो परिभाषा होती है
कि किसे हम कहेंगे अवास्तविक संख्या, तो वह संख्या जिसका हम वर्ग करें, और जब हम उसका वर्ग कर देते हैं तो उत्तर हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। अगर हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं और उसका उत्तर हमें ऋणात्मक प्राप्त होता है तो उसे हम अवास्तविक संख्या कहते हैं, जिसे हम i से प्रदर्शित करते हैं। और जो i है वह आयोटा कहलाता है, और इस i की जो वैल्यू होती है वो कर्णी में ऋण 1 होती है। और इसको हम जब i का वर्ग कर दें तो देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो हो जाती है ऋण 1। कैसे हुआ ऋण 1? जब हम देखें कि कर्णी में ऋण 1 है तो इसका हम करते हैं वर्ग। तो जब हम वर्ग करेंगे तो ये ऊपर घात है, तो इस वर्ग वाली जो घात है उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, और जो कर्णी की राशि है इसको हम लिख सकते हैं कर्णी में ऋण 1 पे घात 1/2। और इस वर्ग यानी कि जो अंदर की राशि है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 3 कर्णी में 6 है तो इसे हम लिख सकते हैं 6 पे घात 1/3। मूल निकालना है, और चूंकि यह इस तरह से हो तो इसको लिख सकते हैं 6 पे 1/2। तो इसको हमने इस पूरे को इतना लिखा, और इसके ऊपर जो है स्क्वायर वर्ग हो गया। तो कर्णी में है तो 1/2, और इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो गुणे का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऋण 1 के ऊपर घात 1 बराबर ऋण 1। अगर कभी समस्या आती है इसको सवाल को लगाने में तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें जाकर आप आगे के ये कर सकते हैं कि पीछे जो वीडियो बताए गए हैं उनको देखिए, सुनिए और इस चीज़ को भी क्लियर कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से इन प्रश्नों को पूछिए कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, तो हम लोग उसको दोबारा फिर सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो अवास्तविक संख्या है वो अवास्तविक संख्या को हम i का वर्ग करेंगे तो ऋण 1 होगा। अब देखें कि इनमें कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो अवास्तविक संख्या नहीं है, तो 1/5 इसे हम लिख सकते हैं। यही कहें कि इसको चेक करना है कि यह वास्तविक है क्या अवास्तविक, तो हम खोजेंगे नियम के अनुसार, तो हम इसका कर देंगे वर्ग। और जब हम वर्ग करेंगे तो 1/ कर्णी में ऋण 5 है, इसको समझिए, और इसको 1 को हम पुनः लिख सकते हैं कर्णी में 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम 1/5 कर्णी यहाँ पे कर्णी यहाँ पे कॉमन ले लें और लिख सकते हैं 1/ में ऋण 5। और जब हम वर्ग कर रहे हैं तो इसके सामने वर्ग का चिन्ह हो जाए स्क्वायर, यहाँ पे भी हम वर्ग का चिन्ह लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं 1/5 और इस कर्णी को चिन्ह को लिखेंगे 1/2 और इसके ऊपर जो घात है उसको लिखेंगे गुणे 2। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1/5 पे घात बचेगी 1 और जो इसका उत्तर होगा वो होगा 1/5। और हमने देखा कि ए ऑप्शन का वर्ग किया गया तो उत्तर हमें मिला ऋणात्मक, इसलिए ए आपकी कैसी संख्या है, यह एक अवास्तविक संख्या है और खोजना है अवास्तविक नहीं है। आइए देखते हैं ऑप्शन बी को कि यह वास्तविक है कि अवास्तविक। तो कर्णी में ऋण 1, इसे हम जानते हैं कि इसे हम
आई से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम आयोटा कहते हैं और इसका वर्ग करेंगे तो उत्तर ऋण 1 आता है, जैसा कि हमने पिछले ऑप्शन में देखा। तो यह भी एक अवास्तविक संख्या है। और आई कर्ण में 2, यह कैसी संख्या है? तो हम जानते हैं कि आई कर्ण में 2, तो जो आई है इसको लिखते हैं, अभी हमने देखा कि इसका वैल्यू होती है ऋण 1 और फिर है आपका कर्णी में 2, तो कर्णी और कर्णी पूरा 1 हो सकता है और यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है, तो ऋण 1 गुणते 2 बराबर कर्णी में ऋण 2, ऐसे भी लिखा जाएगा। और हम चेक करें कि अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो अवास्तविक संख्या में होता है कि उस संख्या का हम वर्ग करें और उत्तर हमें ऋणात्मक मिले। तो देखते हैं कि यह जो संख्या इस फॉर्म में है उसको हमने इस रूप में बदला। अब देखा जाए कि इसका वर्ग करने पर क्या होता है, तो ऋण 2 है, इसका करते हैं हम वर्ग, इसको लिखेंगे ऋण 2, कर्णी है 1/2, घात है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ऋण 2 पे घात 1 ऋण 2, यानी कि इसका वर्ग करने पर ऋणात्मक आ रहा है उत्तर, इसलिए यह भी कैसी संख्या है? अवास्तविक संख्या है। खोजना है हमें अवास्तविक संख्या नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को देखते हैं, लिखा गया है कर्णी में ऋण 4/5, कर्णी में ऋण 4 है, इसको हम निकालेंगे, बाहर निकालेंगे तो ये होगा 2, वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 और ये है आपका 5, ये हो गया 2/5। और हम इसका देखें वर्ग करके, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ऐसा है कि हम डायरेक्ट यहाँ देखें कि कर्णी में ऋण 4/5, इसका करते हैं हम वर्ग। कर्णी में ऋण 4 है, तो इसको जब हम वर्ग करेंगे तो कर्णी में ऋण 4 का वर्ग और बटा में 5, इसको लिखेंगे 4 पे 1/2 और घात है ऊपर 2 और पूरे का बटा है 5, 2 से 2 कैंसिल, 4 पे घात बचेगी 1/5, ये हो जाएगा 4/5, अर्थात इसका वर्ग करने पर उत्तर आपका धनात्मक है, इसलिए जो प्रश्न 2 है उसका आंसर है डी, क्योंकि यह एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। आइए हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? क्या बोला जा रहा है? अभाज्य संख्या। और हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या की जो स्थिति होती है वो होती है कि ऐसी संख्या जिसमें भाग दी जाए 1 से और स्वयं से, तो भाग चली जाए। तो हम देखें कि अभाज्य कौन सी है जिसमें केवल 1 और स्वयं से भाग जाती है, तो हमारा ऑप्शन ए है। तो संख्या है 3, इसमें भाग दिया जाए 1 से चली जाएगी, 3 से चली जाएगी, क्या किसी और से जा रही है? तो इसमें और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगी, 4 से नहीं जाएगी, 5 से नहीं जाएगी, इसलिए यह जो संख्या है वह है अभाज्य संख्या। लेकिन प्रश्न पूछा हुआ है छोटी, हो सकता है कि इससे कोई छोटी और संख्या मिल जाए अभाज्य। ऑप्शन 4 को देखिए, 4 में भाग दीजिए, 1 से चली गई, स्वयं से चली गई, क्या किसी और से जाती है? हाँ, इसमें 2 से भी भाग चली जाएगी। तो यह तो हो गई आपकी भाज्य, तो यह संख्या कैसी है? भाज्य संख्या है। तो यह तो सरासर गलत हो गया। अब देखते हैं कि जो हमारे पास है ऑप्शन 5, सबसे छोटी अभाज्य खोजना है। 5 में भाग दीजिए, 1 की जा रही है, 5 से जा रही है, क्या किसी और से जा रही है? नहीं जा रही है। चलिए, यह भी अभाज्य है और यह भी अभाज्य है। लेकिन आइए देखते हैं ऑप्शन डी को। तो हम देखें
तो कह रहा है कि 2, उसमें भाग दीजिए। अभाज्य की कंडीशन, 1 से भाग जाएगी, क्या किसी और से जाएगी? हाँ, 2 से जाएगी, यानी कि स्वयं से जा रही है। और किसी से जा रही है? भाग नहीं जा रही है। इसका मतलब कि अभाज्य संख्या यह भी है। तो 3, 5, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 हुई। इसका अर्थ है कि जो प्रश्न है वो है आपका डी आंसर उसका। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या चाहिए, और अभाज्य भी हो और साथ में सम भी हो। तो हम देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी होती है 2, और यह ऐसी संख्या है कि अभाज्य भी है और साथ में सम भी है। लेकिन अगर इससे बड़ी संख्या देखें एक, तो वो है 3, और यह भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन यह सम न होकर यह विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है। यानी कि 2 तरीके से प्रश्न बन सकता था यहाँ। कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या, तो वो हो गई 2। लेकिन अगर पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या, तो उस परिस्थिति में हमारा 2 ऑप्शन न सही होकर हमारा 3 ऑप्शन सही होगा। यानी कि यहाँ पे 2 प्रश्न के उत्तर मिल रहे हैं। अगर पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या, तो 2 है, और सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या तो हमारा 3 है। तो हमको आंसर मिल गया कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या वो है आपका 2। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भिन्न नहीं है? बोल रहा है भिन्न नहीं है, यानी कि और बाकी सब संख्याएं भिन्न हैं। जैसे ऑप्शन है 5/4, और भिन्न की जो स्थिति है कि भिन्न किसे कहेंगे, तो हमने देखा है कि भिन्न उसे कहेंगे, या भिन्न की परिभाषा कि जो भिन्न है वो कौन सी संख्या है, तो भिन्न में कहेंगे कि वे धनात्मक p/q के रूप में लिखी गई संख्याएं जिसमें q कभी भी 0 या 1 नहीं हो सकता। यानी कि भिन्न उसे कहेंगे जो धनात्मक हो और p/q के रूप में हो, और q की वैल्यू कभी भी 0 और 1 होनी नहीं चाहिए। तो यहां देखते हैं कि जो हमारा 5/4 है धनात्मक संख्या है, ठीक। क्या p/q के रूप में है? हाँ, p/q के रूप में है। क्या q की वैल्यू क्या 0 है? और वो कह रहा है कि 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या 0 है? ये नहीं, 0 नहीं है। क्या 1 है? 1 नहीं है। यानी कि जो भिन्न संख्या की कंडीशन होती है कि 0 और 1 नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो जाना चाहिए q, तो यहाँ पे 0 भी नहीं है और 1 भी नहीं है। इसका मतलब कि यह एक भिन्न है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला ये 3/2, 3/2 भी धनात्मक है, p/q के रूप में है, q बराबर 0 और 1, तो सही, 0 और 1 नहीं है। इसका मतलब कि यह भी आपका भिन्न है। ये देखते हैं भिन्न नहीं है और धनात्मक होना चाहिए, तो जब धनात्मक नहीं है और p/q के रूप में भी है और यह ऋणात्मक है, तो जब हम संख्या का वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि भिन्न नहीं है, वे संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं जो ऋणात्मक होती हैं और p/q के रूप में होती हैं। तो ऋणात्मक p/q के रूप में जो संख्याएं होती हैं वो भिन्न नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि जो भिन्न होती हैं संख्याएं वो 2 धनात्मक संख्याओं के बीच के अनुपात को प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पे ऋणात्मक अनुपात कभी होता नहीं है, क्योंकि अनुपात जब भी निकाला जाता है 2 धनात्मक राशियों के बीच में निकाला जाता है। इसलिए यह जो है कि कौन सी संख्या भिन्न नहीं है, तो यह आपका सी ऑप्शन है कि भिन्न नहीं है, इसलिए यही सही है।
ऋण 4/5। ये इस स्थिति में यह जो भिन्न है वह नहीं है। लेकिन यहां पे प्रश्न है कि संख्या भिन्न नहीं हो सकती, तो यह जो संख्या है इसे हम भिन्न में बदल सकते हैं और इसे हम कभी भिन्न में बदल नहीं सकते, यानी कि इसको हम धनात्मक रूप में कभी नहीं बदल सकते, लेकिन इसे हम धनात्मक रूप में बदल सकते हैं। ऋण 4/5। यदि हम ऊपर भी ऋण का गुणा करें और नीचे भी ऋण का गुणा करें तो इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है, और इस ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन हो जाएगा, यानी कि 4, और इस ऋण का इसमें करेंगे तो हो जाएगा बटा में धन 5, यानी कि 4/5। इस संख्या को हमने भिन्न में बदल दिया। तो इस तरीके से निम्नलिखित में से कौन संख्या भिन्न नहीं हो सकती, तो आंसर है आपका सी कि यह भिन्न नहीं हो सकती। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया और उसका 1/2 भाग, यहां पे गलत है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, उसका 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया और 1/5 भाग दान में भेंट देता है, तो उसने कुल कितना भाग दे दिया। तो देखिए, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का, कोई संपत्ति रही होगी, उस संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, तो इसी का 1/4 भाग पुत्री को दिया, उसका 1/2 भाग अपने पुत्र को दिया और 1/5 भाग दान में दे दिया, तो उसने कुल कितना भाग दे दिया। तो यहां पे देखें कि कुल कितना दिया, तो इतना हिस्सा दे दिया, तो हम इन सबको जोड़ते हैं तो भिन्न का जोड़ हो गया। 4, 2 और 5, इसका एलसीएम होगा 20। 4 पचे 20 धन 10 और 4 हो जाएगा 15 और 4 19/20। उन्होंने कुल कितना दान दे दिया, तो 19/20। यहां पे है हमारा 19/20, इसलिए इसका आंसर है बी। आइए 7वें प्रश्न को देखते हैं। यहां है एक टैंक का 1/4, है ना, कह रहा है कि एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर पानी से भरा है, यानी कि धारण करता है। तो टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरेगा। तो देखिए यहाँ पे 1/4 का अर्थ है कि कोई एक टंकी है और इस टंकी के 4 भाग कर लीजिए बराबर, और इसमें से 1/4 यानी कि एक हिस्सा भरा हुआ है और उसमें है 135 लीटर पानी। तो जो 135 लीटर है तो यह 1/4 में भरा है। तो यहाँ पे देखें कि एक सवाल है कि 1/4 भाग भर गया है 135 लीटर से, तो पूरा एक टंकी कितने में भरेगी। तो कहें कि पूरा एक, यानी कि एक पूरी टंकी कितने में भरेगी, तो 135/1/4, ये पूरी एक टंकी। जैसे हम लोग कहते हैं कि 12 अमरूद का दाम है 36 रुपया, तो बताइए कि एक अमरूद का दाम, तो एक अमरूद का दाम हो जाएगा 36/12, ये नीचे आ जाएगा। तो इसी तरीके से 1/4 भाग 135 लीटर भरा हुआ है, तो एक पूरी टंकी, जैसे वहां पे एक, तो एक पूरी टंकी, ये 1/4 पूरा नीचे चला आया। जब इसको हल करेंगे तो 135 × 4, ये ऊपर का नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे आ जाएगा, यानी ऐसे होगा। 4 पचे 20 14 540, यानी कि एक पूरी टंकी में जो जल भरा है वो है 540 लीटर, एक पूरी टंकी में। तो यानी कि इस पूरी टंकी में भरा हुआ जल है 540। तो पूछ रहा है
कि 180 लीटर पानी हो तो टंकी कितना भाग लेगी? तो यहाँ पे देखें कि पूरी टंकी में जो पानी भरा है वो 540 है लीटर। तो हम देखते हैं कि 180 में, तो हम जानते हैं कि 1 लीटर पानी भरने पर वह टंकी कितना स्थान लेगी। तो पूरे टंकी में जो जल है वो 540 लीटर है और उसमें 1 लीटर कितना स्थान लिया है? तो 540 लीटर में से 1 लीटर निकाल लिया गया। तो वह टंकी का एक कोई बारीक सा हिस्सा उसने ग्रहण कर लिया। पूछ रहा है 180, तो 1 लीटर में इतना भाग घेरा हुआ है, तो 180 लीटर में कितना लेगा? तो 1 बटा में 540 गुणते 180, तो यहाँ पे ये उठा दिया 54, 1 बटा में 3। वो कितना हिस्सा भरा हुआ है? 1 बटा 3। तो इसका आंसर है आपका सी, 1 बटा 3। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है किसी संख्या का 1 बटा 5 उसी संख्या के 1 बटा 7 से 10 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। जब कभी भी किसी शब्द आए तो हम क्या करेंगे कि जहां किसी शब्द आए तो वहां कहिए माना वह संख्या है x। अब जैसा प्रश्न करे वैसा करिए। कह रहा है किसी संख्या का 1 बटा 5, तो यहां पे कह सकते हैं प्रश्नानुसार किसी संख्या का यानी कि x का अर्थ गुणा x का 1 बटा 5, तो x का 1 बटा 5 उसी संख्या के यानी कि x के, तो x के 1 बटा 7 यानी कि x का 1 बटा 7 से 10 अधिक है। कह रहा है कि यह जो संख्या है वह और यह जो संख्या है, तो ये जो संख्या है इस संख्या से 10 अधिक है। तो यहां पे हम एक समीकरण बनाते हैं। समीकरण क्या है? किसी संख्या के 1 बटा 5 यानी 1 बटा 5 x और दूसरा है 1 बटा 7 x। कह रहा है कि किसी संख्या का 1 बटा 5 1 बटा 7 की उसी संख्या के 1 बटा 7 से 10 अधिक है। ये 10 अधिक है। अगर यह 10 अधिक है तो दोनों समीकरण को बैलेंस करना चाहें तो हम इधर 10 जोड़ सकते हैं। तो एक समीकरण बनेगा क्या? 1 बटा 5 x बराबर 1 बटा 7 x 10। 1 बटा 7 x को हम उस तरफ ले जाएं, 1 बटा 5 x ये उधर जाएगा तो बराबर को उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, ऋण 1 बटा 7 x बराबर ये आपका 10। अब देखिए यहाँ पे भिन्न के जोड़ों घटाने की तरह है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 बटा 5 x ऋण 1 बटा 7 x बराबर 10। 1 बटा 5 x ऋण 1 बटा 7 x बराबर 10। यहाँ पे थोड़ा एलसीएम ले लीजिए, 7 5 35 हो जाएगा। तो यहाँ 7 x ऋण 7 5 35 5 और 5 का x में गुणा करें तो 5 x बराबर 10। 7 x में से 5 x गया 2x बटा में 35, यहाँ पर हो जाएगा 10। यहाँ पे x है जो x बराबर होगा, x बराबर ये राशि ऊपर चली जाएगी तो 10 गुणे 35 और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 1 कम 2 2 पचे 10। x बराबर 5 पचे 25 को 5 हासिल 2 5 3 15 और 2 17। यानी कि x की वैल्यू यानी कि वह जो संख्या है, आपने सवाल में माना था कि माना वो संख्या x है तो वो संख्या 175 है। यानी कि यहाँ पे आपका आंसर सी सही है। आइए अगले प्रश्न के सबसे चलते हैं। 9वां प्रश्न
यदि किसी संख्या का तिगुना, फिर शब्द दिया क्या, यहां पे शब्द दे रहा है किसी संख्या, तो कहेंगे माना वह संख्या है x और उसका तिगुना, तो इस संख्या का तिगुना यानी कि x गुणे 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, यानी कि इसी संख्या का निकालेंगे 3/5, यानी x का 3/5। तो जो किसी संख्या का तिगुना यानी कि x का तिगुना यानी कि 3x उसी संख्या के 3/5, उसी संख्या के यानी कि 3/5x से 60 अधिक है, यानी कि जो 3x है वह इसके 3/5 से 60 अधिक है, यानी कि यह 60 अधिक है। तो हम समीकरण को बराबर करना चाहें तो इस तरफ हम 60 जोड़ सकते हैं। अब पक्षांतर कर दीजिए, इसको स्टॉप करिए, 3x माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/5x इक्वल टू 60 यानी कि 60। अब देखें यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं और 5 है, यहाँ पे 5 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 5, 1 का पढ़ा 5/5, 5 तिहाई 15x ऋण 5 1 कम 5 1, 1 का गुणा 3 में 3x बराबर, ये आपका ऑलरेडी 60 है। 15 में से 3 गया तो आपका होगा 12, तो यहाँ पे होगा आपका 12x बटा में 5 बराबर 60। ठीक है, तो अब x बराबर क्या होगा, तो x बराबर ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये 15 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे लगाते हैं x बराबर 60, ये 12 नीचे आ जाएगा और ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 12×5 = 60, 5×5 = 25। इसका जो आंसर होगा वो होगा 25, यानी कि ए ऑप्शन। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को, जो कि अंतिम प्रश्न हो सकता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर खर्च करता है, अपनी आय का, और 2/3 भाग मकान के किराए पर तथा शेष आय जो कि 630 रुपए है अन्य सामान पर खर्च करता है, तो उसके मकान का किराया ज्ञात कीजिए। आइए सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का, मान लीजिए कि उसकी जो इनकम है वो पता नहीं है, आय है, इसका वह 1/4 भाग खर्च करता है भोजन पे। चलिए इसको उसने भोजन पे खर्च कर दिया। उसका 2/3 भाग मकान के किराए पे, तो चलिए ये कर रहा है किराए पे खर्च कर रहा है, और शेष आय जो कि 630 रुपए है, यानी कि आय में से इतना निकालने के बाद उसके पास 630 रुपया बच रहा है, यानी कि हम इन दोनों को जोड़ दें और उस इनकम में से इन दोनों को घटा दें तो जो शेष बचेगा वो है 630 रुपया। आइए सवाल को कैसे देखते हैं। किसी संख्या, माने कि वो संख्या x है, तो x का 1/4, तो 1/4 x प्लस 2/3 मकान पे देता है, तो 2/3 x किराए पर, और शेष आय, तो ये पूरा आय जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो होगा 12 3x धन 8x, इसको जोड़ें 11x बटा में 12, ये उसके खर्च हैं। तो कुल x में से इतना उन्होंने निकाल दिया, तो शेष राशि, तो शेष x ऋण 11x बटा में 12, इसमें गुणा करेंगे 12x ऋण 11x बटा में 12, तो शेष बचेगा x बटा में 12, और ये जो x बटा में 12 बचा हुआ है ये बराबर है किसके, 630 रुपए के कह रहा है वो। तो यहाँ पे x बराबर निकालना हो तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, तो 630 गुणते 12, तो हो जाएगा
12 सुना 12 36 को 6 हासिल 3 12 72 73 14 75 यानी कि 7,560 रुपया तो उसकी कुल इनकम हुई। और इस कुल इनकम का वह कितना खर्च कर रहा है मकान पे, और पूछ भी रहा है कि मकान का किराया। तो आपके पास उसकी कुल जो इनकम है वो हो गई 7,560 और इसका कितना 2/3 यानी कि 2/3 वो मकान पे खर्च करता है। तो मकान पे खर्च हुआ इसका 2/3 काटिए 3 दूनी 6 3 5 15 3 दूनी 6 0 2 दूनी 4 2 5 10 4 और 1 5 50 40। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मकान पे खर्च किया गया है वो 5,040 रुपए हैं, यानी कि इसका आंसर है आपका ए। देखिए यहाँ पे हमने 10 प्रश्नों को किया है और इसको बेसिक तरीके से, बेसिक तरीके का अर्थ है कि हम लोग कक्षा 8-9 में जैसे सवाल आते थे 5 में लगाते थे उस तरीके से हम लोग इसको हल किए हैं। हल इसलिए किया गया है क्योंकि हमारा जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा सवाल को लगाने का, तो आजकल हम जो ट्रिक के चक्कर में हैं तो ट्रिक भी उतनी आसानी से हम समझ नहीं सकते, यानी कि हम बेसिक गुणा भाग घटाना नहीं कर पाएंगे तो जो ट्रिक है वो भी हमको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग ऐसा नहीं कि लंबी सवाल लगाएंगे, हम लोग इसको आसान विधियों से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को विकसित करना चाहते हैं आपके अंदर जिनको बेसिक गणित नहीं आती है। अगर वो बेसिक गणित नहीं आती है तो बड़े बड़े ट्रिक सीख लें, कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि हम इसको शॉर्टकट बता सकते हैं और बताने के बाद मैं तो लगा लूँगा क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि कैसे लगेगा, लेकिन आपके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होंगे तो ये सवाल जो शॉर्टकट विधियाँ हैं वो समझ में नहीं आएंगी। तो इस लेक्चर में हमने इसको उस बेसिक विधि से लगाने का प्रयास किया है जो कि हमें अमूमन पेपर में ये विधियाँ काम करती हैं। तो इसी वीडियो के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर कोई समस्या हो तो आप इसके पिछले वीडियो को जाकर देखिए, उसमें संख्याओं के प्रकार, संख्या किसे कहते हैं, काफ़ी विस्तृत चर्चा की गई है। और कोई भी दिक्कत आती है इन सवाल को लगाने में तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें इससे संबंधित अगर कमेंट आता है तो सबसे पहले उसको हम हल करेंगे, फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक को करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।